वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंसेस। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक होता है। इसको देखने से पहले आप हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो ज़रूर देखें, जो हमने कुछ टाइम पहले अपलोड किया है। ऊपर आई क्लिक में आपको ये वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उसको पहले देखें ताकि आपको ये वीडियो और आसानी से समझ में आ सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, ये जो डीएनए एप्लीकेशन में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है कि जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स नए बनते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड तो वही है जो पेरेंटल डीएनए का था और एक स्ट्रैंड जो है वो एक्चुअल में नया बनता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल नाम के दो साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। और नीट और दूसरे एग्जाम्स में इन एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और इस पे बेस्ड बहुत से एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1958 में। देखो किस तरह ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन्होंने जो एक बैक्टीरिया यूज किया था जिसका नाम था एस्चेरिचिया कोली, जिसे हम ई कोलाई कहते हैं। अब देखो, एस्चेरिचिया कोली एक तरह का एक बैक्टीरिया होता है और इसको इन्होंने सबसे पहले एक मीडियम में ग्रो करवाया, जिस मीडियम में इन्होंने डाला अमोनियम क्लोराइड। बट ये अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन N14 नहीं होकर N15 था। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, N14 और N15, जिसमें से N14 जो है वो लाइटर आइसोटोप है और N15 जो है वो हैवियर आइसोटोप है। अब बिकॉज ये दोनों आइसोटोप्स है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एटॉमिक मास का होता है और N15 हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। अब जब हम इस बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो वो जो नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेगा वो N14 नहीं होकर N15 होगा। और अब बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो डीएनए में हमें पता है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है, तो उस नाइट्रोजनस बेसिस में जो नाइट्रोजन जो अब होगा वो N15 वाला नाइट्रोजन होगा। तो ई कोलाई एब्जॉर्ब कर लेगा N15 को मीडियम से और अपने डीएनए में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो बहुत से जनरेशंस तक उसने इस पर्टिकुलर ई कोली बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N15 के ऊपर ही। तो जब ये कंटिन्यूस इस पे ग्रो करता गया तब इन्होंने बाद में देखा कि ये जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले नाइट्रोजन से इनकॉर्पोरेट हो गए, जिनको हम कहते हैं हैवी डीएनए। बस अब इन्होंने इसी हैवी डीएनए को यूज करके ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। वापस से बता रहा हूँ, एक ई कोली बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम पे ग्रो करवाया, जिससे वो नाइट्रोजन N15 जो था वो बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाद में इस बैक्टीरिया की सेवरल जनरेशंस इन्होंने पास होने दी और बाद में जब इनमें दोनों स्ट्रैंड्स N15 हो गए तब इन्होंने इस बैक्टीरिया को यूज करके आगे अपना एक्सपेरिमेंट किस तरह बढ़ाया वो हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर डीएनए दिखाई नहीं देता, तो किसी डीएनए को देखकर या फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे कि जो डीएनए पे हम स्टडी कर रहे हैं वो हैवी डीएनए है या नॉर्मल डीएनए। पहले तो देखो हैवी डीएनए का मतलब क्या है। हैवी डीएनए का मतलब है कि जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स में N15 प्रेजेंट हो। N15 किसमें होगा? नाइट्रोजनस बेसिस में। तो उसमें अगर N15 प्रेजेंट है दोनों स्ट्रैंड्स में तो हम कहेंगे हैवी डीएनए। और नॉर्मल डीएनए में कहूंगा जब उनके अंदर दोनों N14 प्रेजेंट हो तो वो नॉर्मल डीएनए कहलाता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये हैवी डीएनए है या नॉर्मल डीएनए है? तो इस क्वेश्चन का बार बार एक ही जवाब आता है और वो आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हमने स्टडी किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, आप ही हमारा वीडियो देखो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, ऊपर आई लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा आपको उस आई बटन के अंदर। उसमें हमने स्टडी किया था कि कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम उन सभी कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं इनके डेंसिटी के बेस पे। बस उनको सेंट्रीफ्यूज करो, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेटल डाउन हो जाएंगे। अब बिकॉज ये दोनों आइसोटोप्स है तो इनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग इनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और जो टेक्निक मेसेल्सन और स्टाल ने यूज की थी उसको हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें देखो ऐसा है कि ये अब आपके सामने एक ट्यूब है, उस ट्यूब के सामने के अंदर हमें जो डीएनए है वो 3 अलग अलग लेवल पर आपको सेडिमेंट होता दिखाई दिया। जो एक्सपेरिमेंट के बाद का रिजल्ट है कि हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में इस पर्टिकुलर ट्यूब में डीएनए 3 जगह पर सेडिमेंट हुआ। अब
क्लियर सी बात है, जिस डीएनए का वेट या जिस डीएनए का मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा लो लेवल पर आकर सेडिमेंट होगा। यानी जो सबसे नीचे आपको पिंक कलर का डीएनए का बैंड दिख रहा है वो होगा हमारा हैवी डीएनए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा नीचे की तरफ डिपॉजिट होगा, तो ये हैवी डीएनए यानी कि N15 वाला डीएनए है। और जो सबसे ऊपर वाला डीएनए होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल डीएनए यानी N14 डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब इन दोनों के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है वो है हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड किसको कहते हैं हम लोग? हाइब्रिड जो किसी के मिक्सचर से बना हो। अब हमने हाइब्रिड डीएनए इसलिए बोला क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड N14 है और एक स्ट्रैंड N15 है, इसलिए यह हाइब्रिड डीएनए होगा। यानी सबसे नीचे हैवी डीएनए, फिर हाइब्रिड डीएनए और सबसे ऊपर होगा हमारा नॉर्मल डीएनए यानी N14। तो बस इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करते गए और हम पता लगाते गए कि अब ये जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट है। तो बस अब हम लोग ये शुरुआत करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की आगे फर्दर स्टडी की। तो हमने ये देखा कि कुछ जनरेशन्स तक N15 मीडियम पे ई कोली को ग्रो करवाया गया और कुछ टाइम बाद में जो पूरा डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो N15 यानी हैवी डीएनए बन गए। अब इन्होंने क्या किया कि इस ई कोली को शिफ्ट कर दिया N14 वाले मीडियम पे यानी नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम पर इसको लेके गए, जिसमें था अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखना है सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया गया था, नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में यूज किया गया था, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में यूज किया गया था। अब ये जो ई कोली है वो कौन सा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा? N14 वाला। बस 20 मिनट इन्होंने इंतजार किया। अब हमें पता है, हमने हमारे पिछले वीडियोस में जब डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी की थी तो वहां पे हमने देखा था कि ई कोलाई जो रहता है, अभी ये बैक्टीरिया 20 मिनट में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। तो जब 20 मिनट हमने वेट किया तो 20 मिनट बाद में ई कोली का नेक्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो बस हमने जब 20 मिनट बाद में सैंपल लिया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमने फिर 20 मिनट वेट किया और 20 मिनट वेट किया तो मतलब क्या होगा, एक और जनरेशन पास होगी बैक्टीरिया की। तो उसके बाद में हम लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वापस से किया। देखो जब दोबारा 20 मिनट वेट किया हमने तो जो इनिशियल टाइम से कौन सा टाइम आएगा? 40 मिनट वाला, मतलब टाइम 0 से चालू किया, 20 मिनट बाद में फर्स्ट जनरेशन और उसके और 20 मिनट बाद में सेकंड जनरेशन, यानी कि यहां से यहां तक कितना टाइम हो गया? करीब 40 मिनट्स का टाइम यहां पर हो गया। अब यहां पर वापस से सेंट्रीफ्यूगेशन करके हमने देखा कि हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें डीएनए कौन सा मिला। तो ये रिजल्ट आपके सामने था। इसको अच्छे से पढ़ना है, अपने को समझना है। देखो यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ मैं, जो सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर बात करूँगा मैं, इनिशियल बात करूँगा। जब इनिशियल हमने देखा कि हमारे पास कौन सा डीएनए था? हैवी डीएनए था। और हैवी डीएनए हमें कहाँ दिखता है? सबसे बेस पे यानी सबसे नीचे की तरफ दिखता है हैवी डीएनए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उस पर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो उतना ही ज़्यादा नीचे की तरफ जाकर डिपॉजिट होगा। इनिशियल डीएनए था N15। अब मैंने इस ई कोली को ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिस पे N14 था। 20 मिनट वेट किया। 20 मिनट वेट करने के बाद में जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तब मुझे कैसा रिजल्ट मिला? हाइब्रिड रिजल्ट मिला। क्यों मिला हाइब्रिड रिजल्ट? क्योंकि इनिशियल जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो कैसे थे? N15। अब एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल रहेगा इसलिए वो रह जाएगा N15 और एक स्ट्रैंड बनेगा N14 वाला, क्योंकि अब जो नाइट्रोजन आ रहा है मीडियम से वो N14 वाला नाइट्रोजन है। इसलिए आप यहाँ पे देखो जो एक डीएनए बना इसमें तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया जो रेड कलर से हमने शो कर रखा है और एक ग्रीन कलर से जो शो किया वो डॉटर स्ट्रैंड है। डॉटर स्ट्रैंड N14 है और पेरेंटल स्ट्रैंड N15 है। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रैंड है वो भी कुछ इसी तरह का है। एक स्ट्रैंड N14 जो नया बना और एक स्ट्रैंड N15 जो पेरेंट से डिराइव किया गया, यानी कैसा आ गया यहाँ पर? हाइब्रिड। अब मैंने वेट किया और 20 मिनट यानी इनिशियल टाइम से 40 मिनट्स। तो यहाँ पर जो ये देखो एनसीईआरटी का फिगर है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हमने शो कर रखा है ये 40 मिनट्स, ये टाइम इनिशियल से हमने कैलकुलेट किया है। तो 40 मिनट्स यानी कि एक और जनरेशन पास होगी। तो एक और जनरेशन पास होगी तो ध्यान से सुनना, मैं पहले इस डीएनए की बात करूंगा जो ऊपर की तरफ यहाँ पे शो कर रखा है हमने। यह हाइब्रिड डीएनए था, एक N14 और एक N15। अब एक N14 स्ट्रैंड और एक N15 स्ट्रैंड। अब इस N14 स्ट्रैंड का एक और कॉपी बनेगा तो कौन सा बनेगा? N14। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो नाइट्रोजन 14 वाला है। तो ये जो डीएनए बना इसके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं? N14। चाहे एक पेरेंटल है लेकिन पेरेंटल भी इसका कैसा था? N14। जबकि दूसरा वाला जो ये है जो N15 वाला स्ट्रैंड है इसके सामने बनेगा N14 वाला स्ट्रैंड। तो एक पेरेंटल और एक
डॉटर स्टैंड, तो एक N15 हो गया और एक कैसा हो गया N14। सिमिलरली जो नीचे वाला यहाँ पर प्रेजेंट है ये वाला देखो, इसके भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा, यानी इससे जो दो बनेंगे वो ये वाले हैं। एक बनेगा कंप्लीट नॉर्मल डीएनए N14 ये वाला, और एक बनेगा हाइब्रिड। यानी इस केस में दो तो बने हाइब्रिड और दो ही बने लाइट डीएनए या फिर नॉर्मल डीएनए, यानी 1:1 रेशियो इसमें हमने ऑब्टेन किया। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और ये चीज़ काफ़ी क्लियर प्रूव कर रही है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का रहता है। क्लियर है चीज़। लेकिन अब एनसीईआरटी ने तो यहाँ तक हमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो नीट और एम्स में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं उसके और भी आगे सब्सिक्वेंट टाइम या और भी आगे के जो डिविजन्स हैं उस पर वो बात करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा हमारे सामने। वो ये कह रहा है कि ई कोली बैक्टीरिया को अगर हमने ग्रो किया और 80 मिनट्स तक 80 मिनट्स तक और उनका ग्रोथ किया हमने, तो क्या प्रोपोर्शन रहेगा लाइट और हाइब्रिड डीएनए का। अब ये क्वेश्चन 80 मिनट्स भी आ सकता है, 120 मिनट्स भी आ सकता है, ठीक है। आप चाहो जितना इसमें क्वेश्चन वेरी कर सकते हो। तो इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका जो मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हुआ कैसे, और उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि ये एग्जाम में करना कैसे है। पहले मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हम शॉर्टकट तरीके भूल जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हमारे माइंड में कंसेप्ट तो क्लियर रहे। शुरुआत कर रहा हूँ मैं वापस से, देखो शुरुआत की थी मैंने N15 वाले हैवी डीएनए से। 20 मिनट बाद में यानी जब फर्स्ट जनरेशन आएगा तो जो मुझे डीएनए मिलेगा उसमें एक मिला N15 वाला। कैसे देखना, ये स्टैंड N15 वाला है, तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा तब यहाँ पर एक आएगा N14 और एक आएगा N15। यानी N15 क्यों, क्योंकि N50 पेरेंटल स्टैंड है और N14 जो है वो हमारा डॉटर स्टैंड है, यानी जो नया स्टैंड बना वो वाला। और सिमिलरली जो दूसरा बनेगा वो भी N14 N15 वाला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन को, जिसमें दोनों ही कैसे हैं, हाइब्रिड नेचर के। चलो नेक्स्ट जनरेशन बात करेंगे, यानी कि इनिशियल टाइम से 40 मिनट बाद, यानी कि एक और जनरेशन आ गई, सेकंड जनरेशन आ गई। अब सेकंड जनरेशन में पहला आएगा N14 वाले से। पहला किससे आएगा, इस वाले से, यानी N14 से। तो जो N14 से आएगा तो पेरेंटल स्टैंड N14 है, नया जो स्टैंड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, N14, क्योंकि जो बैक्टीरिया जिस मीडियम पे ग्रो कर रहा है उसमें N14 है। तो जो पूरा डीएनए बना वो पूरा डीएनए बना कौन सा, N14 वाला। और जो N15 जिसमें पेरेंटल स्टैंड होगा उसमें कैसा बनेगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, नॉर्मल डीएनए को ग्रीन कलर से। सिमिलरली वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जिसमें N14 पेरेंटल की तरह काम करेगा उसमें N14 बनेगा, जिसमें N15 पेरेंटल की तरह काम करेगा वो N15 यानी कि हाइब्रिड डीएनए की तरह बनेगा। तो ये सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में दो हाइब्रिड और दो नॉर्मल, यानी 1:1 के रेशियो में बन गया, 50% रेशियो में ऐसा बना। और 20 मिनट वेट किया, यानी इनिशियल टाइम से 60 मिनट्स बाद में तो तीसरा जनरेशन आएगा। तीसरा जनरेशन में भी बता देता हूँ, N14 से चालू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। N14 अगर हमारा पेरेंटल स्टैंड है तो एक पेरेंटल स्टैंड यानी N14 और नया बनेगा N14, यानी वापस क्या बना, N14। दूसरा जो पेरेंटल स्टैंड है वो भी N14 है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, N14। अब बात करता हूँ जो हाइब्रिड बना था सेकंड जनरेशन में, N14 से क्या बनेगा, N14, लेकिन N15 से क्या बनेगा, N15। और चल जाता हूँ आगे, N14 से क्या बनेगा, N14 जो और है वो भी N14। तीसरा N14, इससे भी N14, और जो N15 आ गया उससे बनेगा हाइब्रिड, यानी N14 और N15। यानी ये थर्ड जनरेशन के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 हाइब्रिड है आपके सामने और 6 नॉर्मल है। अब समझने की बात यह है क्योंकि अब जो कंटिन्यूस नाइट्रोजन मिल रहे हैं ई कोली को वो सारे के सारे N14 है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डीएनए स्टैंड्स अब आपको मिलेंगे वो सारे के सारे N14 ही होंगे। N15 आपको केवल और केवल किस केस में मिलेगा, जिसमें पेरेंटल डीएनए के अंदर एक स्टैंड N15 है। यानी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जनरेशन्स बढ़ेगी क्या N15 वाले डीएनए का नंबर इंक्रीज होगा, नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट ही रहेगा। सेकंड जनरेशन में कितने हाइब्रिड है, 2। थर्ड जनरेशन में कितने हाइब्रिड है, 2। फोर्थ जनरेशन भी आप एक बार करके देख लो। 80 मिनट्स बाद की बात करता हूँ इनिशियल टाइम से, तो फोर्थ जनरेशन आ गई।
देख लो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये जो सबसे पहला डीएनए N14 देखो भी दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे हैं इसके N14, कहीं पे भी N15 है ही नहीं। पेरेंटल कैसे है N14, नए कैसे बनेंगे, वो भी N14 ही बनेंगे। यानी इससे जो स्ट्रैंड्स बनेंगे ये 2 डीएनए बनाएंगे और दोनों के दोनों डीएनए कैसे होंगे, N14 और N14 वाले। जो 2 डीएनए बने इससे वो दोनों कैसे N14 वाले। नेक्स्ट वापस बात करूँ N14 तो ये भी 2 डीएनए बनाएंगे, दोनों ही N14। उसके बाद में एक और N14 ये भी 2 डीएनए बनाएंगे N14। अब आया हाइब्रिड। इस हाइब्रिड जो 2 डीएनए बनाएगा उसमें से एक डीएनए होगा N14 वाला और एक डीएनए होगा N15 वाला। आगे बढ़ो, N14 2 डीएनए N14 के, उसके बाद वाला 2 डीएनए N14 के, उसके बाद वाला 2 डीएनए N14 के। अब आया N14 में से एक तो बनेगा N14 और एक जिसमें N15 पेरेंटल स्ट्रैंड है वो बनाएगा N15। यानी कुल मिलाकर अभी भी आपको कितने डीएनए हाइब्रिड मिले, केवल 2। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए कांस्टेंट रहेगा आगे जनरेशन में। ये 4th जनरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। देख लो 2 हाइब्रिड और 14 नॉर्मल केसेस। आप चाहो 20 मिनट बाद का और करके देख लेना, अभी भी आपको 2 हाइब्रिड ही मिलेंगे। यानी जो नंबर ऑफ नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो बढ़ेंगे, नॉर्मल डीएनए बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइब्रिड कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप कितनी ही जनरेशंस पास कर लो, 2 ही हाइब्रिड आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बिकॉज 80 मिनट्स बाद का था तो मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक दिया 80 मिनट्स का। तो 80 मिनट्स बाद में उन्होंने पूछा कि प्रोपोर्शन क्या रहेगा, तो प्रोपोर्शन आप बता दो 1:7, यानी कि 1 हाइब्रिड तो 7 नॉर्मल। और रेशियो में पूछे तो आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल 8 है हमारे पास में, 8 में से आपको टोटल 16 है, 16 में से आपको 2 मिले हाइब्रिड, यानी कि 12.5% हाइब्रिड केसेस है। क्लियर है चीज। बट अब एग्जाम में समझो आपको पूछ लिया, जैसे समझो आप एग्जाम देने गए और आपको पूछ लिया कि 120 मिनट बाद का क्या रिजल्ट होगा, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बैठ के ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट तरीका हमें सीखना है और उस शॉर्ट तरीके के लिए दिमाग में क्या बिठा लिया, दिमाग में ये बिठा लिया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए विल रिमेन कांस्टेंट। हाइब्रिड डीएनए हमेशा कितने रहेंगे, 2। नंबर ऑफ नॉर्मल डीएनए बढ़ेंगे लेकिन हाइब्रिड डीएनए हमेशा 2 ही रहेंगे। तो ये अगर आपके दिमाग में चीज बैठ चुकी है तो हमारे लिए अब ये ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। 120 मिनट का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो डीएनए की शुरुआत की थी N15 से, 20 मिनट बाद 2 डीएनए होंगे, 2 डीएनए यानी कि फर्स्ट जनरेशन दोनों के दोनों कैसे होंगे, हाइब्रिड, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए हमेशा कितने रहेंगे, 2। नेक्स्ट 20 मिनट बाद यानी कि 40 मिनट बाद में डबल हो रहे हैं, अमाउंट कितना हो रहा है, डबल। तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। 2 का कितना हो जाएगा, 4। हाइब्रिड कितने रखने हैं, 2, यानी सेकंड जनरेशन में 2 हाइब्रिड रखेंगे, बच्चे कितने हैं, 2, तो नॉर्मल 2। और 20 मिनट यानी 60 मिनट बाद में 4 का डबल हो जाएगा, यानी कि 8। थर्ड जनरेशन आ गई, हाइब्रिड कितने रखने हैं, 2। 8 में से 2 हाइब्रिड, बच्चे कितने, 6, तो 6 हो गए नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं और 20 मिनट बाद यानी 80 मिनट बाद में 8 का हो जाएगा डबल, 16। फोर्थ जनरेशन आ जाएगी, हाइब्रिड कितने रहेंगे, 2, बचे कितने, 14। तो लिख लो 2 हाइब्रिड और 14 नॉर्मल, फटाफट हो गया। और 20 मिनट और आगे चल जाते हैं हम लोग, यानी 100 मिनट बाद में 16 के कितने हो गए, 32। फिफ्थ जनरेशन 32 में से हाइब्रिड कितने होंगे, केवल 2, बचे कितने, 30। लिख लिया 2 हाइब्रिड और 30 नॉर्मल। और 20 मिनट बाद आगे चल जाओ, 120 मिनट्स बाद में ले लो आप, तो कितना हो गया, 64। सिक्स्थ जनरेशन कितने हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, यानी कि 62 कितने हो गए, नॉर्मल। बहुत सिंपल हो गया। और अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये भी पता नहीं करना पड़े, डबल डबल ये भी कौन देखेगा कि डबल डबल डबल, तो अगर आपको हल्का सा मैथमेटिक्स आता है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें पता है हो रही है यहाँ पर, तो 2 रेज़ टू द पावर n, यानी कि कौन से नंबर ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हो वो आप बता दो। फर्स्ट जनरेशन यानी n की वैल्यू हो गई 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी कितना आ गया, 2। सेकंड जनरेशन 2 का स्क्वायर, थर्ड जनरेशन 2 का क्यूब, फोर्थ जनरेशन 2 की पावर 4, फिफ्थ जनरेशन 2 का पावर 5, सिक्स जनरेशन 2 की पावर 6, सीधा 2 की पावर 6, 64। 2 हाइब्रिड, बाकी सारे नॉर्मल। फटाफट करना सीख गए हम लोग। एक क्वेश्चन फटाफट देता हूं आपको। क्वेश्चन है 10th जनरेशन की बात करो तो 10th जनरेशन में n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, यानी 2 रेज़ टू द पावर 10 रखूंगा, जो कि आता है 1024। और इस 1024 में से हाइब्रिड कितने होंगे, 2, यानी कि नॉर्मल कितने हो गए, 1022। तो बस फटाफट ये अपना आंसर हो गया। तो अब इस तरह के जहां पे भी आपको इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस मिले मेजल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट पे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, दिमाग लगाएं और सीधा आंसर दें। आपका आंसर गलत
नहीं होगा। चलिए, अभी वो एक्सपेरिमेंट तो था मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट जिसने ये प्रूव किया, लेकिन उसी साल एक साइंटिस्ट हैं टेलर जिन्होंने जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एक प्लांट पे जिसका नाम है विक्सिया फाबा। फाबा बीन्स आती है एक तरह की, कुछ इस तरह की दिखाई देती है वो, ये फाबा बीन्स होती हैं, एक प्लांट है जिसपे टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी साल जिस साल मेसल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो उन्होंने क्या किया, जो थाइमिडिन जो नाइट्रोजनस बेस है उसको रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज कर लिया। अब ये रेडियो एक्टिव थाइमिडिन को आप ट्रेस करते रहो कि ये कहाँ कहाँ पर पहुंचा है। जैसे कि मेल्विन केल्विन ने किया था, मेल्विन केल्विन ने भी क्या किया, मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज कर लिया था ताकि वो देख सके कि ये कार्बन आगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरह से रेडियो एक्टिव थाइमिडिन को ट्रेस करते गए, देखते गए कि वो किस डीएनए में मूव कर रहा है, तो उसकी ट्रेसिंग के हेल्प से उन्होंने बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और बिलीव मी, ये चीज़ एनसीईआरटी में भी दे रखी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है तो क्यों याद करें, तो एनसीईआरटी ने ये चीज़ दिया है, मेंशन किया है, प्लांट का नाम मेंशन किया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक कि वो टेक्निक भी मेंशन की है कि रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज़ किया है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने जो नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, टेलर का नाम पूछा गया था कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था। तो एनसीईआरटी को थॉरली एक एक लाइन एक एक सेंटेंस पढ़े आप अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें लगता है एनसीईआरटी से बाहर हैं लेकिन एनसीईआरटी में से ही होते हैं। बस दैट्स इट, ये दो ही एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। किसी तरह के डाउट अगर आपके दिमाग में अभी भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो कम्युनिटी वाला पेज है, उस कम्युनिटी वाले पेज पे हम लोग रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो डालते हैं। आप तो कम्युनिटी पेज पर आकर आप आंसर्स देने का ट्राई करें। 4 ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट लें ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकें। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम वाले पेजेस से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे नोटिफिकेशंस, पिक्चर्स या नए अपडेट्स वहाँ पर मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।